Hello बच्चों, welcome to Phoenix Edu. This is Pratik sir here. In the last lecture, we talked about TDS1. Today we are going to start with TDS2. Let's take the first question from TDS2. Students, ये question में हमको दिया हुआ है a sample of aluminium has a mass of 54 gram. What is the mass of the same number of magnesium atom? तो सर, तो हम लोग ये जानते हैं कि 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है इसके अंदर से हम लोग मोल नंबर ढूंढ सकते हैं और उतने ही मोल हमको दूसरे सैंपल के लिए मैग्नीशियम के लिए ही लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग एल्यूमिनियम के मोल ढूंढ लेते हैं। एल्यूमिनियम का मोल ढूंढने की फॉर्मूला आपको पता है, दैट इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पे है 54 ग्राम, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम, तो ये हो गया 2 मोल। तो स्टूडेंट्स सवाल ये है कि अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम में भी हो तो उसका मास कितना है। मीन्स दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। ऑलराइट, तो इसका मास ढूंढने की फॉर्मूला एकदम क्लियर है बच्चों। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ द सैंपल इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको दे रखा है यहाँ पे कितना, 2 मोल, और मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑल ऑफ यू नो ये 24 है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 48 ग्राम। देख लीजिए चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 98 ग्राम सैंपल ऑफ H2SO4। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले H2SO4 का मोलर मास हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो H2SO4 का मोलर मास ढूंढने के लिए we need to take atomic mass of hydrogen, atomic mass of sulfur and atomic mass of oxygen. All right, all of you know hydrogen का atomic mass 1 है, sulfur's atomic mass is 32 and oxygen's mass is 16। चलिए तो इसको ऐड करने पर मोलर मास ऑफ H2SO4 आपको मिलेगा 98 ग्राम। तो बच्चों 98 ग्राम मतलब 1 मोल H2SO4 के मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे 98 ग्राम ही दे रखा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि 98 ग्राम H2SO4 मीन्स 1 मोल जितने H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। अच्छा, तो सवाल जरा पढ़ लीजिए। सवाल के अंदर बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स इफ यू वुड चेक H2SO4, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4, मतलब कि कुल मिलाकर 4 + 2 6 + 1 7 जितने एटम्स हैं। मतलब कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 का हो तो उसके अंदर देयर आर 7 एटम्स टोटली प्रेजेंट। तो इसको हम लोग खाली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढ लेते हैं। 1 मोल ऑफ H2SO4 मीन्स देयर वुड बी Na जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Na मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। चलिए, तो इसको हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इफ द क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले 7 नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन ईच मॉलिक्यूल, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो द आंसर इज गोइंग टू बी 7 6 42 इंटू 10⁻23। चलिए जरा चेक कर लीजिए किस में आंसर नज़दीक में बैठ रहा है। अच्छा, सेम आंसर आ रहा है 14 इंटू 10⁻23, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स को ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज 75.53% क्लोरीन 35 which has an atomic mass of 34.969 AMU. AMU stands for atomic mass unit, all of you know that, and 24.47% of chlorine 37 which has a mass of about 36.966 AMU. Calculate the average atomic mass of chlorine. Students, as all of you know, chlorine actually exists in 2 isotopic form. One is chlorine 35, another one is chlorine 37. As the question suggests, chlorine 35 जो है 75% अवेलेबिलिटी पे है और क्लोरीन 37 की अवेलेबिलिटी इज अबाउट 25%। आपको पता है कि जब भी क्लोरीन का एक सैंपल लिया जाए तो उसके अंदर दोनों एटम की टाइप्स प्रेजेंट होती है, तो दैट्स वाई हम लोग उसका एवरेज करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास ढूंढ के ये किया जा सकता है। तो कन्वीनियंस के लिए ये नंबर्स को थोड़ा राउंड ऑफ कर लेंगे। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास की फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ द सैंपल
into percentage availability divide by 100 plus how many isotopic forms are given to you? There are 2 isotopic forms. So therefore molar mass of the second isotope into its percentage availability divide by 100. तो ये वाली फॉर्मूला लगा के वी वुड बी इजीली एबल टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. आप में से कई सारों को क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी हम लोग एक बार गिन लेते हैं. द फर्स्ट आइसोटॉपिक फॉर्म इट्स मोलर मास इज 35 और उसका परसेंटेज अवेलेबिलिटी है 75%, अप्रॉक्सीमेटली 75 लिख रहे हैं सो दैट कैलकुलेशन बिकम्स कन्वीनियंट. मोलर मास ऑफ द सेकंड सैंपल एज यू कैन सी क्लोरीन 37 दे रखा है, तो दैट इज 37 into x2, that is availability is about 24.47 is about 25% divide by 100. चलो इसको काट लेते हैं पहले. 25 3 जा 25 4 जा 25 1 जा 25 4 जा 4 का LCM निकाल लेते हैं. तो न्यूमरेटर में बनेगा 35 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर 105 मिलेगा. 37 इंटू 1 ये 37 मिल रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको मिल रहा है 105 प्लस 37 डिवाइड बाय 4. तो इसको टोटल कर लेते हैं. 7 प्लस 5 12 142 डिवाइड बाय 4. चलो इसको काट लेते हैं. तो 142 इसको 2 से काटेंगे पहले, तो ये मिल जाएगा 71 डिवाइड बाय 2. डिवाइड बाय 2 करोगे तो आप इसको मिलेगा 35.5 यूनिट. दैट वुड बी द आंसर. 35.5 यूनिट, या फिर इसको बोल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट. फर्स्ट आंसर एकदम चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से बच्चे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वन ले लेते हैं. अगला सवाल है 411 लीटर फ्लास्क आर कंप्लीटली सेपरेटली फिल्ड विथ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड ओजोन. ये 4 गैसेस 1-1 लीटर के अलग अलग फ्लास्क है इसके अंदर भरी हुई है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ऑलराइट, when temperature and pressure is same, that means तीनों तीन का same volume के अंदर number of moles is going to be same. अच्छा, the question is the ratio of total number of atoms of these gases present in different flask would be dash. Alright, बच्चों तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये बना लेते हैं कि कुल मिला के हमारे पास 4 फ्लास्क है. चारों 4 फ्लास्क जो है वो सेम वॉल्यूम के है. द फर्स्ट सैंपल हैज़ गॉट हाइड्रोजन गैस विद इन इट. दूसरे सैंपल में हमारे पास हीलियम है. तीसरे वाले सैंपल में ऑक्सीजन. चौथे वाले सैंपल में ओजोन गैस है. तो एज तीनों तीन का प्रेशर सेम है, एक सेम टेम्परेचर पे सेम वॉल्यूम की बात हो रही है, दैट मीन्स तीनों तीन के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे. तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो हमको ढूंढना है. चलो, तो हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम है हम कंसीडर कर लेते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि चारों 4 के 1-1 मोल है अगर हमारे पास. तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 इंटू Na जितने एटम होंगे. अगर इसके भी हीलियम के 1 मोल ले लें तो हमारे पास Na जितने एटम होंगे. इसका भी अगर हम लोग 1 मोल ले लें ऑक्सीजन का तो 2 इंटू Na जितने एटम्स होंगे. और अगर 1 मोल जितना ओजोन ले ले तो 3 इंटू Na जितने इसके एटम होंगे ऑक्सीजन के. तो सारों को सिंप्लीफाई करने के लिए Na से डिवाइड कर लेते हैं. 2:1:2:3 वुड बी द रेशियो. तो स्टूडेंट्स इस तरह से 2:1:2:3 एज यू कैन सी थर्ड वन इज द आंसर. ऑलराइट, तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. स्टूडेंट्स लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन, द वेट ऑफ 2.01 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इज डैश. ऑलराइट, तो इसको गिनने के लिए तो वही वेट वाली अपनी फॉर्मूला जो है वो इजीली अप्लाई हो सकती है. वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर into molar mass. Students, as it is given to us, number of molecules are 2.01 into 10⁻23. Convenience के लिए instead of 2.01 हम लोग 2 ले लेते हैं. Divide by Avogadro number. Okay, what is Avogadro number? Avogadro number है 6 into 10⁻23. मोलर मास, कार्बन मोनोक्साइड का मोलर मास कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. तो ये हो गया 28 ग्राम के जितना. तो इंटू 28 कर लीजिए. तो इससे आपको ये वाले मॉलिक्यूल्स का वेट पता चल जाएगा. चलो, तो डिवाइड कर लेते हैं. 3 28/3 ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर. ये आई थिंक TDS 1 में भी क्वेश्चन था, राइट. तो ये फर्स्ट वन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा.
ठीक है, चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन ले रहे हैं। The volume of phosgene formed at STP when 11.2 liter of chlorine reacts with carbon monoxide is dash. All right students, ये phosgene जो है it's a poisonous gas which was used during World War I. तो phosgene की जो molecular formula होती है that is COCl2. अच्छा, ये बनाने के लिए बात ये है कि we are using two things, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और दूसरा है क्लोरीन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन इन दोनों गैसेस का इस्तेमाल करके फॉस्जीन गैस को प्रोड्यूस करने की बात है। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा स्टोइकियोमेट्री के साथ रिलेटेड है। तो स्टोइकियोमेट्री आपको पता है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यू नो ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट। ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में ही है पहले से, और ये बैलेंस में ही है। अच्छा, तो यहाँ पे बात ये है कि व्हेन वी आर गिवन 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस, तो सवाल है कि भाई हाउ मच वॉल्यूम ऑफ फॉस्जीन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ये क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है। सीधा यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करो, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन के लिए 1 मोल जितना फॉस्जीन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि ये अपना आधा मोल है 11.2 लीटर, तो ये भी आधा मोल ही प्रोड्यूस होगा फॉस्जीन गैस। इसका भी वॉल्यूम सेम हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 11.2 लीटर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे POAC से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको POAC से सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ Cl2 वॉल्यूम ऑफ Cl2 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलर मास इनटू 22.4 लीटर करना पड़ेगा। मोलर मास तो मास के लिए लेंगे हम लोग। अच्छा, और यहाँ पे इसका भी फॉस्जीन का भी वॉल्यूम ढूंढना है, तो वॉल्यूम ऑफ फॉस्जीन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू 22.4 करेंगे। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ये देखने से पता चल जाता है कि वॉल्यूम ऑफ Cl2 और वॉल्यूम ऑफ COCl2 आर गोइंग टू बी सेम। इसका मतलब है इफ़ वी आर गिवन 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन, तो उसमें से जो फॉस्जीन गैस बनेगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 11.2 लीटर। तो यहाँ पे आंसर आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन दैट वुड बी द आंसर 11.2 लीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विथ 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाली कोई बात लगाते हो तो इसके लिए इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस टेक द स्केलेटल इक्वेशन एंड वी विल बैलेंस इट। चलिए, तो ये इक्वेशन है अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। लेट अस बैलेंस इट। इसको बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम पहले से बैलेंस में लग रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, तो लेट अस राइट 2 हियर। यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 3 2 6, 2 3 6। नाइट्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही है, तो लेट अस राइट 2 ओवर हियर। अच्छा, ऑक्सीजन जरा चेक कर लीजिए। ऑक्सीजन के ये 3 एटम है यहाँ पे और ये है 5। 3 + 2 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन लाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी O2 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 5/2 लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, 5/2 जो है वो फ्रैक्शन है। जनरली ये वाले फ्रैक्शंस हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तरह नहीं लेते हैं, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इट इज़ गोइंग टू बी 4NH3 5/2 × 2, ये हो जाएगा 5, 2 2 4 और 3 2 6। तो ये हिसाब के कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑलराइट, अभी इसके ऊपर से सवाल देखो, आपको दिए हुए यहाँ पे 6.8 ग्राम ऑफ एमोनिया। इसका अपने को 6.8 ग्राम जितना मास दे रखा है। सवाल है द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर इट। इसके मोल्स ढूंढने हैं आपको, ठीक है। तो ये POAC से बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए लेट अस टेक मास ऑफ एमोनिया डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एमोनिया। व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? दैट इज 4। तो डिनोमिनेटर में 4 लिख देते हैं, इनटू मोलर मास ऑफ एमोनिया। एमोनिया का मोलर मास आपको पता है 17 ग्राम। चलिए, इज इक्वल टू, अभी ऑक्सीजन का मोल ढूंढना है ना, तो इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिख देते हैं।
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका है 5, तो दैट इज गोइंग टू बी 5। चलिए, तो मास ऑफ एमोनिया इज गिवन टू अस, ये दिया हुआ है 6.8 डिवाइड बाय 4 इंटू 17, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 5, तो दिस मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट। चलिए, सबसे पहले तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 2 8, 4 7 ज़ा, अच्छा 1.7 और ये 17 इसको भी कट किया जा सकता है, 1.7 10 ज़ा 10 थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 5/10 मिलेगा, मतलब ये है 0.5 मोल, आधा मोल ऑक्सीजन इसके लिए चाहिए होगा। इसमें कोई भी चीज़ अगर पूछी हो आपको, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड या वाटर, इसके मास भी फाइंड किया जा सकता है, वॉल्यूम भी फाइंड किया जा सकता है, पर यहाँ पे अपना आंसर जो है दैट इज़ क्लियर, इट इज़ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए ज़रा, ऑप्शन 4 0.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। What mass of calcium chloride in gram would be enough to produce 14.35 gram of AgCl? Alright students, आपको पता है कि कैल्शियम क्लोराइड के अंदर से AgCl प्रोड्यूस करने के लिए उसका रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेंगे हम लोग, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस AgNO3, इट गिव्स, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे हमको, AgCl प्लस कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रो ग्रुप के ऊपर चार्ज है -1, कैल्शियम के ऊपर +2, तो CaNO3 ट्वाइस, अच्छा, और Ag+1 और Cl-1 के हिसाब से AgCl। ऑलराइट, चलिए, तो अभी इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, स्टोइकियोमेट्री लगाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इक्वेशन हैज़ टू बी बैलेंस्ड। चलिए, तो 2 नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे राइट साइड पे, तो लेट मी राइट 2 ओवर हियर। 2 सिल्वर हो गया तो आई विल राइट 2 हियर, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन पहले से है, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। ऑलराइट, नाउ इट इज़ बैलेंस्ड, इक्वेशन पूरा बैलेंस्ड है। अभी आपको पूछा हुआ है कि इसका कितना मास, इसका मास चाहिए कैल्शियम क्लोराइड का, विल बी इनफ टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ AgCl। इसका भी मास दे रखा है अपने को, मतलब मास रिलेशन जो है स्टोइकियोमेट्री में से अपने यूज़ कर लेते हैं। तो किस तरह से किया जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग मास ऑफ CaCl2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो CaCl2 का 1 ही है, इनटू मोलर मास। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 और क्लोरीन का 35.5 है, इंटू 2 करोगे तो 71, तो ये हो गया 1, 7 + 4 11, तो 111 आ रहा है यहाँ पे हमारा। 111 इज इक्वल टू मास ऑफ AgCl डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इंटू मोलर मास। अच्छा, AgCl का मोलर मास क्या होगा वो ढूंढ लीजिए। Ag का आपको पता है 108, एम्बुलेंस याद रख लेना, क्लोरीन का 35.5, तो इसको ऐडअप कर लेते हैं, 8 + 5 इज़ 13, 1 कैरी ऑन करेंगे, 1 + 3 इज़ 4, 143.5, तो दिस वे 143.5, तो इसको ज़रा सॉल्व करोगे तो इससे आंसर मिल जाएगा। AgCl का मास अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज़ 14.35, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, 14.35 डिवाइड बाई 2 इंटू 143.5। एज यू कैन सी ये इजीली कैंसिल हो जा रहा है, 10 सा 14.35 10 सा, ठीक है। तो इससे तुमको मास ऑफ CaCl2 का पता चल जाएगा, मास ऑफ CaCl2 अपॉन 111 इंटू 1, तो 111 ही होगा, इसको यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, तो दिस वे यू कैन गेट मास ऑफ CaCl2, ये मिल रहा है तुमको 111 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो ये हो गया 11, 10 से डिवाइड करो तो 11.1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो 11.1 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 2 ज़ा 10, 1 1 वापस से 5, ये 5.55 जैसा आ रहा है, तो 5.55 इज़ ऑप्शन 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। 9th क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ 5 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन।
स्टूडेंट्स इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए होगा इक्विवेलेंट मास का, एज वेल एज ग्राम इक्विवेलेंट्स का, एज वेल एज नॉर्मालिटी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बट हम लोग थोड़ा बेसिक डिस्कशन कर ले तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब ये होता है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ जिससे काम चल जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स मीन्स नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला के ऊपर से बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो नॉर्मलिटी दिया हुआ है अपने को, नॉर्मलिटी फाई नॉर्मल है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नॉर्मलिटी इज गिवन टू अस दैट इज 5 और वॉल्यूम इन लीटर चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है हमको 100 ml, तो ये वॉल्यूम 100 ml को लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 0.1 लीटर। ठीक है, तो ये 0.1 लीटर हो गया। तो इससे आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको मिल रहे हैं 0.1 इंटू 5, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स, दैट वुड बी द आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो इसके ऊपर से लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 formed when 0.5 mole of O2 and 0.5 mole of Fe are allowed to react are dash। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देर आर 2 रिएक्टेंट्स और दोनों का क्वांटिटी दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्वांटिटी यूज़ हो, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग इट। अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया हो सॉल्व करने के लिए और दोनों रिएक्टेंट का आपको पैरामीटर्स दे, मोल्स या फिर मास, वॉल्यूम, कुछ भी, तो आप लोग थोड़ा केयरफुल हो लेना। अच्छा, Fe2O3 फॉर्म करना है हमको फ्रॉम Fe एंड O2। ठीक है, तो इसको फॉर्म करना है, तो मैं थोड़ा इसको साइड पे ले लेता हूँ। चलिए, आयन ले लेते हैं, Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। ठीक है, ओनली वन प्रोडक्ट इज देयर। चलिए, तो इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। एज यू नो स्टोइकियोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये अपना Fe2O3 जो है उसमें देर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए लेट अस राइट 2 ओवर हियर, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 3 2 जा 6। तो दोनों साइड पे ऑक्सीजन के एटम जो है वो 6 हो गए। आयन चेक कर लिए, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो 4 Fe प्लस 3 O2 गिव्स 2 Fe2O3। ये अपना इक्वेशन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों के मोल्स अपने को दे रखे हैं, हैव अ लुक एट इट। ये अपने को दिया हुआ है 0.5, आयन दिया हुआ है 0.5 मोल, दोनों ही 0.5 मोल है, ये भी 0.5 मोल है। तो आप देखिए जरा कि इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। एज आई हैव सेड, Fe2O3 का यील्ड फाइंड करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, दैट वुड बी वेरी क्रूशियल डेटा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे 3 मोल जो होता है ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करने के लिए हमको चाहिए 4 मोल जितना आयन। मतलब क्वांटिटी इसका जो है आयन का वो ऑक्सीजन के क्वांटिटी से ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग पूरा का पूरा ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम लोग आई थिंक पूरा आयन यूज़ कर पाएंगे। तो अगर पूरा आयन यूज़ हो रहा है, आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं कि 4 मोल आयन इफ़ इट रिएक्ट्स विथ 4 मोल जितना आयन अगर 3 मोल जितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो 0.5 मोल जितने आयन के लिए हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। तो 0.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, ये 1.5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, तो 0.4 3 जा 12, 30, 7 4 जा 28, 20 5 जा, तो ये 0.375 जितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 0.375 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्टेड यहाँ पे बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा कंज्यूम हो रहा है, और आपको पता है जो केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज इट लिमिट्स द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। इससे प्रोडक्ट जो है वो उसका क्रिएशन थोड़ा लिमिट हो जाएगा, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जानने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है कि पूरा का पूरा रिएजेंट यूज़ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे
अपना लिमिटिंग रिएजेंट जो है दैट इज आयन। तो आयन के ऊपर बेस्ड हमारी सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए, ना कि एक्सेस रिएजेंट के ऊपर बेस्ड। एक्सेस रिएजेंट के ऊपर बेस्ड कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि मतलब कितना मोल जितना ये बनेगा Fe2O3, तो दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, चलिए बहुत इजी हो गया। अभी मोल्स ऑफ आयन आर नोन टू अस, तो मैं POSE लगा लेता हूँ। मोल्स ऑफ आयन डिवाइड बाय, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा 4 इज इक्वल टू, हमको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके भी आई थिंक मोल ही ढूंढने हैं। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 आर टू बी कैलकुलेटेड। तो मोल्स ऑफ Fe2O3 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इट दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट में आयन के कितने मोल दे रखे हैं दैट इज 0.5। तो यहाँ पे मैं 0.5 लिख देता हूँ। ये 2 की साइड चेंज कर दो, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ Fe2O3 विल बी 0.5 अपॉन 4 इंटू 2। तो न्यूमरेटर में 0.5 इंटू 2 करने पर मिलेगा 1 डिवाइड बाई 4 इज 0.25 मोल। तो ये अपना Fe2O3 का आंसर हो जाएगा, दैट इज 0.25 मोल। फर्स्ट वन इज द आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वन ले लेते हैं। 11th क्वेश्चन, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड इज CH2O2। ठीक है, द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड मे बी डैश। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n करने पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इट इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी n की कोई भी वैल्यू है, इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH2O2, तो इसके कोई मल्टीपल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल सकता है। मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 तो फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C1H2O2। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C2H4O2। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है तो ये पूरा 3 गुना बन जाएगा C3H6O6। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ऑप्शंस देख लो। खाली प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात है, देयर इज नो आइडिया गिवन टू अस अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट, तो इसीलिए ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल जज करना है प्रोबेबिलिटी के ऊपर से। चलो फर्स्ट वन जो है CH2O, स्टूडेंट्स एज यू कैन सी दिस कैन नॉट बी द आंसर। ये आंसर क्यों नहीं है? बिकॉज दिस एक्चुअली डज नॉट मैच विद द इंपेरिकल फॉर्मूला वाला रेशियो। अच्छा, ये जो चीज़ है दिस एक्चुअली मैचेस विद द इंपेरिकल फॉर्मूला वाला रेशियो CH2O2। सेकंड वन इज द प्रोबेबल आंसर। अच्छा, इसमें भी जरा देख लीजिए तो थर्ड ऑप्शन है C2H4O2। तो यहाँ पे अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकाला जाए तो 2:4:2, मतलब ये रेशियो आएगा 1:2:1। तो ये वाला भी अपने को मैच नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं C3H6O4। अच्छा, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी इंपेरिकल फॉर्मूला वाले फॉर्म में ही है, तो ये भी अपने रेशियो के साथ मैच नहीं हो रहा है। देयरफॉर सेकंड ऑप्शन शुड बी द आंसर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12th question, the volume of a gas at 0 degree Celsius and 700 mm pressure is 760 cc. cc stands for cubic centimeter. इसको ml के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। The number of molecules present in this volume is dash. Students, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हम सभी को तुरंत ही आइडिया आ जाता है कि चलो 22.4 लीटर जो है दैट इज़ द मोलर वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर 1 मोल जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 22,400 ml, उसके अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो फिर इतने जो ml है, इतना cc 760, उसमें कितना। बट स्टूडेंट्स, ये जो पूरा डेटा है मोलर वॉल्यूम के बारे में कि 22.4 लीटर जितना वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का, दैट इज मेजर्ड एट STP। यहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशन है वो तो स्टैंडर्ड है, पर प्रेशर वाली जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? हमको स्टैंडर्ड कंडीशन पे STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन आपको पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार। इसमें पुराने नॉर्म के हिसाब से अगर जाएं तो पुराना नॉर्म स्टैंडर्ड प्रेशर के बारे में 1 एटमॉस्फेयर, जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो 1 एटमॉस्फेयर एज यू नो इज 760 mm। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये गैस का वॉल्यूम कितना है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एज द वॉल्यूम इज डिफरेंट, तो यहाँ पे हम लोग बॉयल्स लॉ लगा के
रिक्वायर्ड प्रेशर पे कितना वॉल्यूम है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ की फॉर्मूला जो है वो लगा देते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। रिमेंबर, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ द गैस चाहिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड ही है, ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, पर प्रेशर स्टैंडर्ड लाने के लिए यहाँ पे P2 जो है ये मैं ले लेता हूँ 760 mm की जो स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू है, और ये दोनों वैल्यूज़ जो है प्रेशर ये अपने को दिया था 700 mm, और ये जो वॉल्यूम है दैट इज 760 cc वो ले लेते हैं। चलिए, तो P1 इज 700 mm, अपने को दिया हुआ प्रेशर जो है वो ले रहे हैं, एंड द वॉल्यूम इज 760 cc। P2 ये अपने को स्टैंडर्ड प्रेशर लेना है 760 mm वाला into volume, that is what we want to find, that what is the volume of this gas at STP। तो ये हो गया 700 into 760 divide by 760, तो 760 कैंसिल कर लेते हैं, therefore the volume at STP of this gas would be 700 cc। तो ये 700 cc जो गैस है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द गैस विच वी हैव कैलकुलेटेड इज मेजर्ड एट STP। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगा लेते हैं कि 22.4 लीटर यानी कि 22,400 cc जितना वॉल्यूम अगर गैस का ले, आइडियल गैस का, तो उसके अंदर 1 मोल जितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लोग खाली गिनेंगे कि ये 700 cc के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से बहुत ईजीली हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढ सकते हैं। चलिए, तो मैं लिख लेता हूँ 22,400 cc पे हमारे पास 6 × 10⁻23 जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कोई भी गैस के। तो सवाल ये है कि 700 cc पे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये आएगा 700 × 6 × 10⁻23 डिवाइड बाय 22,400। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर आंसर जो है विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.8 × 10⁻22, इसका आसपास कुछ आंसर आएगा। आप चाहें अगर यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं दैट्स वाई ये वैल्यू हमने प्रिसाइसली कैलकुलेट की है, आप चाहें अगर ऑप्शंस दिए हों 1 2 3 4 ऑप्शन, तो फिर बहुत इजीली इसको हम गिन सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लेते हैं। देखो 7 6 42 डिवाइड बाई 224 है ना, उसको हम लोग 210 गिन लेते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा कन्वीनियंस बने इसके लिए, क्योंकि 21 2 और 21 10 ये हो गया 2/10, ये 10 मतलब 10⁻1, तो 23 - 1 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 10⁻22। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये 1.8 और 2 जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यूज़ हैं, तो आसपास का आंसर आपको मिल जाएगा। इफ़ इन केस यू आर गिवन ऑप्शंस, तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग ने हाइब्रिड कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं, नॉट जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम बट वी हैव ऑल्सो अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयल्स लॉ। ऑलराइट, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। TDS2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया हुआ है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास 108 ग्राम पर मोल, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस रेशियो बाय वेट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको दे रखा है कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन, इसका बाय मास रेशियो है 9:1:3.5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिसाइड करने वाले क्वेश्चंस के अंदर मोलर रेशियो फाइंड करना ज़रूरी है। अच्छा, मोल रेशियो परसेंटेज के ऊपर से ढूंढने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा विद द मोलर मास। 9 को डिवाइड कर लेते हैं विद कार्बन्स मोलर मास दैट इज 12। 1 को डिवाइड कर लेते हैं हाइड्रोजन का मोलर मास 1 के साथ। 3.5 को डिवाइड कर लेते हैं नाइट्रोजन के मोलर मास दैट इज 14 ग्राम इसके साथ। तो चलो 3 3 3 4। अच्छा, 3.5 × 2 करोगे तो 7 × 2 करोगे तो 14, तो दैट इज 4 3.5 4 14 हो जाएगा। तो देखो अपॉन 4 आ रहा है ये दोनों पार्ट में, तो इसीलिए पूरे रेशियो को इंटू 4 कर देते हैं। तो 3/4 × 4 करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 4 × 1 करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 × 4 करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जो रेशियो है अपना एम्पिरिकल फार्मूला का, ये आ रहा है C3H4N1। ऑलराइट, तो ये अपना रेशियो है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमको फाइंड करना था मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी डैश। ठीक है,
तो अगर चाहो आप तो एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर से जस्ट चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर एक ही ऑप्शन के अंदर ये एम्पिरिकल फार्मूला मेंटेन होती है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, अदरवाइज हमको पूरा गिनना पड़ेगा n की वैल्यू करके। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर चेक किया जाए, फर्स्ट ऑप्शन C6H8N2, तो यहाँ पे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन का जो रेशियो है नंबर वाइज 6:8:2 आ रहा है, दैट मीन्स 3:4:1, राइट। तो पहले वाले में रेशियो मेंटेन हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा मैं सॉफ्ट टिक लगा के रखता हूँ, देखते हैं आगे वाले में। इसमें तो 7:10:1 है स्टूडेंट्स, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो है, तो ये तो अपना आंसर नहीं बैठ सकता बिकॉज ये एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मैच नहीं हो रहा है। ये अपना एम्पिरिकल फार्मूला मिला है C3H4N। अच्छा, इसको भी चेक कर लो, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में ही है, ये भी अपना एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मैच नहीं हो रहा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो नॉट द आंसर, क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो जो है ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता, 4:18:3। तो ये भी अपना एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मैच नहीं होने की वजह से दैट इज़ नॉट द आंसर, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आगे बिना गिने हुए ही हमको आंसर पता चल जा रहा है दैट फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर। अगर आप गिनना चाहें प्रिसाइसली इसको तो भी गिन सकते हैं, सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बता के रखता हूँ। ये वाली चीज़ में हमको एम्पिरिकल फार्मूला डिसाइड होने के बाद वी शुड एक्चुअली फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला मास मतलब एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स है वी वुड एड अप द मासेस ऑफ ऑल ऑफ देम। तो 3:12 प्लस 4:1 प्लस नाइट्रोजन का मास है 14, ऑलराइट। चलिए तो इसको जरा एड अप कर लेते हैं। 12 3 36 प्लस 4 प्लस 14, तो ये हो गया 40 50 54। तो 54 ग्राम इतना एम्पिरिकल फार्मूला मास आ रहा है, तो n इसके ऊपर से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स n की फार्मूला है मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ पे मोलर मास क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है, देखिए जरा 108 ग्राम दे रखा है, तो 108 ग्राम डिवाइड बाय 54 ग्राम करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ये n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल रहा है। स्टूडेंट्स व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, ये रहा C3H4N, तो इसको इंटू 2 करेंगे तो फार्मूला मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू हमने अभी ढूंढी 2 और एम्पिरिकल फार्मूला है C3H4N, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा 3 2 6 4 2 8 एंड N2, ठीक है। तो C6H8N2 जो आंसर हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था दैट वुड बी द आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको गिना जा सकता है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखा TDS1 और TDS2 दोनों मतलब डिस्कस हो चुके हैं। TDS1 हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, ये सेकंड वीडियो के अंदर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ TDS2 एज वेल। थैंक यू फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का TDS सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।